ड्रैगन स्लेयर एकेडमी ये वो वीडियो गेम की दुनिया है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। ये बाकी गेम्स जैसी ही है, जहां मुझे एक पावरफुल स्लेयर बनकर लोगों को बचाना होता है। इस मॉन्स्टर से भरी दुनिया को साफ करना होता है। मॉन्स्टर्स को मार कर और अलग अलग क्वेस्ट्स पूरे करके मैं अपने गेम कैरेक्टर को इतना पावरफुल बना सकता हूं कि वो एक ही अटैक से इस धरती के दो टुकड़े कर दे। और यही चीज़ मुझे इस गेम में सबसे ज़्यादा खींचती है। मैं गेम में अपनी जान लगाकर ग्राइंड कर रहा था और अपने हर गेम कैरेक्टर को एक अलग ही लेवल तक पहुंचा चुका हूं। 1000 एनपीसी स्टूडेंट्स को एस रैंक तक ले जाने के बाद सिस्टम ने मुझे एक अजीब क्वेस्ट दिया। ये एक एक्सक्लूसिव क्वेस्ट है जो अब तक सिर्फ मुझे ही मिला है। इस क्वेस्ट पर ईएक्स रैंक का टैग लगा था। इसका मतलब था कि जो लूट मैं इस क्वेस्ट से निकालूंगा वो भी ईएक्स रैंक की होगी। ये क्वेस्ट मुझे एक्साइट कर गया क्योंकि इस तरह मैं अपने हीरोज को ईएक्स लेवल तक एनहांस कर सकता था, जो अभी एस रैंक पर थे। बाकी प्लेयर्स को भी लगता था कि एस रैंक ही हाईएस्ट होता है। जैसे ही मैंने क्वेस्ट शुरू किया, मैं अचानक खुद को ड्रैगन स्लेयर एकेडमी गेम की दुनिया में पाया। और बाकी सारी ट्रांसमाइग्रेशन कहानियों की तरह मैं बिल्कुल भी शॉक्ड या कंफ्यूज नहीं हुआ कि मैं इस डिजिटल वर्ल्ड में कैसे आ गया। जैसे गेम्स में खींच लिया जाना तो रोज की बात हो। मैंने अपनी स्टैट्स चेक की और अभी के लिए मेरी सारी स्टैट्स जीरो थी। ना स्किल्स, ना ट्रेड्स, ना इक्विपमेंट, कुछ भी नहीं। फिर एक और सिस्टम मैसेज मेरे सामने आया। ट्रांसमाइग्रेशन की वजह से मुझे कुछ खास और एक्सक्लूसिव ट्रेड्स दिए गए थे। ये डिटेल नहीं बताई गई थी कि ये ट्रेड्स असल में करते क्या हैं, लेकिन जल्द ही पता चलेगा। मैंने प्रे किया कि ये ट्रेड्स मुझे ग्राइंड करने और उस लेवल तक फिर से पहुंचने में हेल्प करें जिस लेवल पर मैं इस गेम में आने से पहले था। यहीं से गेम ऑफिशियली शुरू होती है। एक और सिस्टम विंडो ने मुझे बताया कि ट्यूटोरियल के लिए तैयार हो जाओ। मुझे 10 मिनट तक सरवाइव करना होगा और इनाम के तौर पर मुझे ड्रैगन स्लेयर एकेडमी का न्यू स्टूडेंट किट मिलेगा। ये सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि लो लेवल मॉन्स्टर्स के सामने सरवाइव करना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। मुझे लगा कि 10 मिनट तो पलक झपकते ही बीत जाएंगे। ऐसे मिशन के लिए यही स्ट्रैटेजी मैं पहले भी यूज़ करता रहा हूँ। मगर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस बार मुझे सरप्राइज मिलने वाला है। ये गड़गड़ाहट भरी आवाज़ें और भारी कदमों की गूंज लो लेवल मॉन्स्टर्स की नहीं हो सकती। ऊपर दो ड्रैगन्स एक दूसरे से लड़ रहे थे। मैं तुरंत जंगल के रास्ते तेजी से भागा ताकि उन दो बड़े मॉन्स्टर्स की फाइट में अपनी जान न गंवा बैठूं। जो मैंने देखा उस पर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सिर्फ एक ट्यूटोरियल क्वेस्ट में दो एस रैंक बॉसेस कैसे हो सकते हैं? शायद ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि डिफिकल्टी लेवल ईएक्स है। इसी बीच एक फायर ड्रैगन अपनी एक मैजिक एबिलिटी यूज कर रहा था और एक पावरफुल आग का झोंका मुंह से छोड़ने वाला था। अटैक की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि अगर मैं यहां से नहीं निकला तो बस वहीं जलकर राख बन जाऊंगा। तभी मुझे वे स्पेशल ट्रेड्स याद आए और मैंने उनमें से एक यूज करने का डिसाइड किया, जिसका नाम था कॉपी। जैसा कि नाम से जाहिर है, कॉपी बेसिकली तुम्हें दूसरों के ट्रेड्स और स्किल्स कॉपी करने देता है। मगर किसी स्किल को सक्सेसफुली कॉपी करने के लिए तुम्हें पहले उस स्किल को गौर से देखना पड़ता है। दूसरी शर्त यह है कि पहले तुम्हें टारगेट का नाम और रैंक पता होना चाहिए। लेकिन इस गेम का फॉर्मर चैंपियन होने के नाते ये शर्त मेरे लिए बच्चों का खेल है। और बिना टाइम ज़ाया किए मैंने तुरंत एक ड्रैगन का स्किल कॉपी कर लिया। इस स्किल का नाम है एलिमेंटल रेजिस्टेंस। और इस एलिमेंटल रेजिस्टेंस स्किल की हेल्प से मैं जलने से बच गया। काश मैं कोई अटैक स्किल भी यूज़ कर पाता, मगर अभी तक मेरी बॉडी में माना सर्कुलेट नहीं कर रहा, इसलिए मैं कोई स्किल यूज़ नहीं कर सकता। अचानक मुझे फील हुआ कि हवा उल्टी चल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि फायर ड्रैगन एक पावरफुल फायर ब्रेथ छोड़ने वाला है। दूसरा ड्रैगन, जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड्स रखता है, वो भी एक पावरफुल इलेक्ट्रिक ब्रेथ अटैक करने की तैयारी कर रहा है। खतरा फील करते ही मैं सीधे उल्टा भागा ताकि जिंदा बच सकूं। ब्रेथ अटैक्स ड्रैगन्स की सिग्नेचर मूव्स हैं। चाहे मेरे पास एलिमेंटल रेजिस्टेंस हो, अगर मैं इस मेस में आ गया तो रिस्क है कि मैं इन पावरफुल अटैक्स के बीच में रोस्ट हो जाऊंगा। जैसे ही मैं भाग रहा था, दोनों ड्रैगन्स ने अपनी पूरी पावर से अपना अटैक किया और इससे एक जोरदार धमाका हुआ। उस समय तक 10 मिनट का काउंटडाउन पूरा हो चुका था, जिसकी वजह से वो ट्यूटोरियल क्वेस्ट कंप्लीट हो गया, इससे पहले कि मैं जिंदा जल जाता। इनाम के तौर पर मुझे ड्रैगन स्लेयर एकेडमी की यूनिफॉर्म, एक स्टूडेंट आईडी और एक ट्रेन टिकट मिली। ट्यूटोरियल 2 के लिए मुझे अब ट्रेन पकड़नी होगी जो सीधा ड्रैगन स्लेयर एकेडमी ले जाएगी। सीन सीधा ट्रेन की तरफ शिफ्ट हुआ जो एकेडमी जाने वाली थी। इतने ज़्यादा नए स्टूडेंट्स एनरोल हो रहे थे कि ट्रेन पूरी भर चुकी थी और बैठने की एक भी सीट खाली नहीं थी। अंदर ट्रेन के एक कैबिन में एक स्टूडेंट जो कटाना लिए था, कैबिन में पहले से बैठे पैसेंजर से पूछता है कि क्या वो इस कैबिन में बैठ सकता है, लेकिन कटाना वाले को जवाब में सिर्फ खामोशी मिली।
सामने एक लड़की गहरी नींद में सो रही थी। उसी समय मैं भी ट्रेन में चढ़ा, ये सोचते हुए कि शायद कहीं कोई खाली सीट मिल जाए। कटाना वाला शर्म से कहता है, लगता है ये लड़की बात करने के मूड में नहीं है। तभी वो लड़की अचानक अपनी नींद से जाग जाती है। मैंने भी पूछा कि क्या मैं इस जगह बैठ सकता हूँ, और लड़की को देखकर लगा कि मेरे यहाँ बैठने से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आराम से बैठ गया और अपना नाम किम हो बताया। फिर उस लड़की को थैंक्स कहा। लड़की भी मुस्कुराकर अपना नाम बताती है, COYEN। और कटाना वाला बेचारा ये सब देखकर अंदर ही अंदर टूट जाता है। उस लड़की ने उससे बात भी नहीं की और मुझे तुरंत बैठने दिया। किसी ने पूछा नहीं था, फिर भी वो अपना नाम बता देता है। मेरा नेम गोहान वू है। और फिर से COYEN की तरफ से सिर्फ खामोशी मिलती है। खैर, वो भी चुपचाप बैठ जाता है और खुश है कि कम से कम सीट मिल गई। मैंने फिर गोहान वू से पूछा कि क्या वो भी ट्रेन पकड़ने में लेट हो गया था। कटाना वाला बड़ा फक्र से बताता है कि रास्ते में उसने 2 ड्रैगन्स देखे। मुझे भी याद आया कि मैंने भी वे 2 मॉन्स्टर्स देखे थे, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कुछ इतना अच्छा नहीं था। मैं इसे याद ही नहीं करना चाहता। आखिरकार ट्रेन चल पड़ी। ये ड्रैगन स्लेयर एकेडमी वही जगह है जहां मुझे हर बार जाना पड़ता था जब मैं अपने गेम कैरेक्टर्स को ट्रेन कर रहा था। मुझे एकेडमी का कोना कोना याद है, इसलिए मैं वहां जाने के लिए उतना एक्साइटेड नहीं था। मुझे नहीं लगता था मुझे वहां कुछ नया देखने को मिलेगा। मगर यह सोच तब तक ही थी जब तक मैं ट्रेन में नहीं चढ़ा। मेरे कैबिन में जो स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, ये इन और दूसरे स्टूडेंट्स और ट्रेन स्टाफ, मुझे उनमें से कोई भी पहचाना हुआ नहीं लगता। सब नए लोग थे या वे पुराने NPCs नहीं थे जो मुझे याद थे। ये दुनिया गेम से बहुत मिलती जुलती है जो मैं पहले खेलता था, लेकिन ये पूरी कास्ट नहीं है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आने वाले इवेंट्स और क्वेस्ट्स भी बदल गए हों। इसलिए मुझे अब ज़्यादा सावधान रहना होगा और किसी भी अननोन चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अभी के लिए मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है वो ब्लैंक स्टेयर जो मुझे उस लड़की ये इन की तरफ से मिल रही है। ये इनकी बात की जाए तो उसके पास एक खास तरह की आंखें हैं जो किसी भी चीज़ को स्टैट्स और डेटा में बदल देती हैं, जो उसके लिए समझना आसान होता है। उदाहरण के तौर पर, वो आसानी से कटाना वाले के सारे स्टैट्स देख सकती है जो मेरे सामने बैठा है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये बंदा बस एक एवरेज आदमी है जिसके पास कोई खास ट्रेड्स नहीं। मगर जब बात मेरी आती है तो मेरे स्टैट्स बिल्कुल ही समझ से बाहर होते हैं। चाहे ये इन जितनी भी कोशिश कर ले, उसे मेरी पावर के बारे में कुछ समझ नहीं आता। और यही चीज़ मुझे सबसे अलग बनाती है। इसीलिए ये इन मुझे ऐसे हैरानी से देख रही होती है। उसे याद आता है कि उसके फादर ने कहा था कि अगर कोई इंटरेस्टिंग लगे तो उससे दोस्ती करने की कोशिश करना। इस सजेशन को मानकर वो अपना सूटकेस खोलती है, जिसमें कुछ कुकीज़ और स्नैक्स रखे होते हैं जो वो ट्रैवल के लिए लाई थी। ज़रा अपने तरफ से अच्छा लगने के लिए और मेरे क्लोज़र आने के लिए वो मुझे एक कुकी ऑफ़र करती है। बेशक मुझे ये अचानक और अजीब सी ऑफ़र देखकर थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन मना करना भी रूड होगा, तो मैं कुकी ले लेता हूँ। बात आगे बढ़ाने के लिए मैं कैजुअली पूछता हूँ कि क्या ये कुकीज़ उसने बनाए हैं। इस पर येइन मुस्कुराकर हाँ करती है। अब समझ आया कि टेस्ट क्यों इतना एवरेज है। फिर मैं अपना फोकस गोहन वू की तरफ करता हूँ और उससे पूछता हूँ कि ये अजीब सी लॉन्ग स्वॉर्ड उसके पास क्यों रखी है। कटाना वाला बड़ा फख्र से बताता है कि ये एक सेक्रेड रेलिक है जो उसके मार्शल सेक्ट का फैमिली हेirloom है, और ये अभी तक इसलिए बंधी हुई है क्योंकि वो इसके सील को तोड़ने के लायक नहीं हुआ। जब तक वो इस कटाना को समझने और इस्तेमाल करने के लायक नहीं हो जाता, तब तक वो एक सादा आयरन स्वॉर्ड ही यूज़ करेगा। जब हम दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी एक ब्लॉन्ड बालों वाला बंदा कैबिन में घुस आता है। उसके चेहरे पे स्माइल होती है और मुस्कुराहट इतनी बड़ी कि कैबिन की सारी हवा बदल जाती है। वो भी यहाँ खाली जगह ढूंढने आया है। मुझे शोर शराबे वाले लोग पसंद नहीं, और ये बंदा तो कुछ ज़्यादा ही शेडी लग रहा था। लेकिन मुझे पता है कि ये बंदा सिर्फ सीट ढूंढने नहीं आया है। इसीलिए मैंने सीधा उससे पूछा, सच बताएं वो यहाँ क्यों आया है। सूट पहना हुआ बंदा थोड़ा घबरा जाता है जब उसकी पोल खुल जाती है। वो अपने कोट से एक बिजनेस कार्ड निकालता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। शिन ब्योंग चुल। ये बंदा लोगों को आयरन सर्विसेज बेचता है, साथ ही वो सारी चीज़ें जो एक आम इंसान को डेली यूज़ में चाहिए होती हैं। ब्लॉन्ड कहता है, सही दाम दो और जो चाहिए वो ला दूंगा। मुझे शिन ब्योंग चुल पे शक है, लेकिन ये स्नेक टाई वाला बंदा अपनी सर्विस की तारीफ करते रुक नहीं रहा। मैं तो पहले ही देख चुका हूं कि ये बंदा कितना शेडी है। ये अपना इल्लीगल धंधा छुप छुपा कर चलाता है और अभी भी इसे अथॉरिटीज़ पीछे से पकड़ने के लिए ढूंढ रही हैं। बात करते हुए ये बंदा बार बार बाहर की तरफ देखता रहता है, जैसे कोई इसके पीछे पड़ा हो। ब्लॉन्ड कहता है, ऐसा नहीं है, वो किसी से छुप नहीं रहा। लेकिन देखकर साफ लग रहा है कि दाल में कुछ तो काला है। वो निकलने लगता है, लेकिन लगता है देर हो चुकी है। डिसिप्लिनरी कमेटी वहां पर इस बंदे को पकड़ने आ जाती है ताकि उसके खिलाफ एक्शन ले सके, और ब्योंगचुल को अच्छी तरह समझ आ जाता है कि उसकी तो लग गई है।
ये डिसिप्लिनरी कमेटी असल में स्टूडेंट्स की बनाई हुई एक कमेटी है जो एकेडमी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को संभालती है। हाँ, और इस गेम में तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे इस कमेटी के पास सरकार से भी ज़्यादा पावर है। ये लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपनी अथॉरिटी दिखाते हुए इस ब्लॉन्ड से कहते हैं कि वो अपनी जगह से ना हिले और अपनी सारी इलीगल चीज़ें सरेंडर कर दे। बेचारा ब्योंगचुल अपना बचाव करता है, बताता है कि उसका जुर्म इतना छोटा सा है, लेकिन उसे ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे वो कोई खूनी पागल सीरियल किलर हो। कमेटी की हेड तुरंत उस बेचारे को कोऑपरेट न करने पर एक पावरफुल इलेक्ट्रिकल शॉक देती है। ये लड़की एक लाइटनिंग टाइप मेज है जो मुझे बहुत यूनिक लगती है। आखिर लाइटनिंग टाइप मेजेस आम नहीं होते। बढ़िया बात यह है कि मेरे पास अभी एक कॉपी स्किल स्लॉट खाली है। मतलब इस लड़की की स्किल को कॉपी करने का ये परफेक्ट चांस है। मैंने डिसाइड किया कि इस बेकार से कुकी को काम में लाया जाए। मैंने कुकी को नीचे गिरा दिया। मैं कुकी गिराने का बहाना करके कुछ करने वाला था। इस बीच डिसिप्लिनरी कमेटी के लीडर ब्लॉन्ड को सबक सिखाने की प्लानिंग करती है। अब जब ये शेडी बंदा दोबारा कोऑपरेट करने से इनकार करता है तो उसके पास अब एक ही रास्ता बचा। अब घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी होगी। वो एक बिजली की चिड़िया हमिंग बर्ड के शेप का बोल्ट फेंकती है जो सीधा उस बेचारे के जिस्म को चीर देने के लिए आ रहा होता है। और लगता है अब तो इस बंदे की वाट लगने वाली है। तभी मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाकर इस लाइटनिंग अटैक को पकड़ लिया, इससे पहले कि ये शिन को लग जाए। ये देखकर डिसिप्लिनरी वाली लड़की बिल्कुल हैरान रह जाती है। मैं कैबिन से बाहर निकलते हुए कंप्लेन करता हूँ कि इस कमेटी के हंगामे की वजह से मेरी प्यारी कुकी गिर गई। लड़की को समझ ही नहीं आता कि ये लड़का क्या बकवास कर रहा है, लेकिन मैं जो चाहता था कर चुका हूँ। मैंने उस लड़की की लाइटनिंग एट्रीब्यूट मैजिक स्किल कॉपी कर ली होती है। इस स्किल का नाम है हमिंग बर्ड। मैं दुख भरे अंदाज में कहता हूँ कि मेरी सबसे प्यारी चीज़, एक कुकी बर्बाद हो गई। और इस कुकी की मौत के रिस्पॉन्सिबल ये अनोइंग स्टूडेंट काउंसिल वाले हैं। काउंसिल का एक मेंबर मेरी इस फिजूल बात सुनकर गुस्से में आ जाता है। कोरियन जैसा लगने वाला बंदा धमकी देता है कि वो मुझे सीधा कर देगा। इस पर हनवू भी अपनी तलवार की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है कि अगर वो ऐसा चाहता है तो वो भी किसी से कम नहीं। और दोनों पार्टीज आपस में आंखें मिलाकर टेंशन बढ़ा देती हैं। देखते हैं पहला कौन हिलेगा। तब काउंसिल की लीडर अपने काउंसिल मेंबर को रोक देती है और डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाते हुए मुझे मेरी इनवैल्यूएबल कुकी के नुकसान के बदले एक फ्री डेजर्ट कूपन देती है। मैं तुरंत खुश हो जाता हूँ और ब्योंगचुल बेचारा वापस अकेला रह जाता है। सच तो यह है कि मैं कभी उसे बचाना नहीं चाहता था। मेरा असली मकसद सिर्फ लाइटनिंग स्किल कॉपी करना था। और अब स्किल स्लॉट और ट्रेड स्लॉट दोनों भर चुके हैं तो मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए था। कुछ ही देर बाद काउंसिल की प्रेसिडेंट उस चीज को वापस ले लेती है जो ब्योंगचुल शायद चुरा कर लाया था। असल में वो एक विग थी जो उसने स्टेशन के किसी अटेंडेंट से चुरा ली थी। क्योंकि ब्योंगचुल पैसे के पीछे पागल है और वो इस मैजिकल आर्टिफैक्ट को बेचकर पैसा कमाना चाहता था। मैं भी मानता हूं कि इस सब में पूरी गलती ब्योंगचुल की थी। जाते जाते वो खूबसूरत लड़की मुझे एडवाइस करती है कि अगर मैं कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता तो ब्योंगचुल और उसकी स्कीम से दूर रहूं। मगर मुझे दूसरों की सुनने की आदत नहीं। मैं समझता हूं कि ये सब मैं खुद संभाल लूंगा। कोरियन बंदा भी मुझे वॉर्न करता है और कहता है कि वो मेरा चेहरा याद रखेगा। हनवू वो पूरी डिसिप्लिनरी कमेटी की जानकारी निकालने में लगा होता है। ब्योंगचुल से उसे पता चलता है कि ये लोग एलीट्स में सबसे पावरफुल हैं। उनकी करंट प्रेसिडेंट जो हमिंगबर्ड स्पेल चला रही थी उसका नाम है सॉन्ग चूही। उसका नाम इतना मशहूर है कि हनवो फौरन समझ जाता है कि ये वही फेमस सॉन्ग फैमिली से है जो टोपास टावर को चलाती है। इस लड़की की अच्छी शक्ल और फॉर्मल ड्रेसिंग सेंस के अलावा वो कोई ऐसी वैसी नहीं जिससे पंगा लिया जाए। उसका दादा थंडर लॉर्ड सॉन्ग योंगियन है। और जो लोग कमिटी लीडर के साथ घूम रहे थे वो भी कोई आम लोग नहीं। उनमें जो भ्याक है जो फिस्ट किंग का टॉप स्टूडेंट है, फिर हांसुमन है जो सोड एम्प्रेस की डिसाइपल है, और आखिर में गम योहान, ये गोल्डन लोटस पवेलियन का अकेला वारिस है। कमिटी वालों का छोटा सा इंट्रोडक्शन मिल जाने के बाद ब्योंगचुल को लगता है कि उसे अपने कैबिन में वापस जाना चाहिए। उसके जाने के बाद हनवू क्यूरियोसिटी से मेरी तरफ देखता है। उस कुकी वाली बात को सोचता है। उसे अजीब लगता है कि मैं सिर्फ एक कुकी के लिए इतना रिस्क ले रहा था। मैंने असल बात बताई कि मैं तो असल में चूरी की एपिक लाइटनिंग मैजिक देखने के लिए आया था। कुकी तो बस एक बहाना था। ये सुनकर हनवू सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसे लगा कि मैं हमिंगबर्ड स्पेल को ब्लॉक करने गया था ताकि उस ब्लॉन्ड को बचा सकूं। मैंने उससे स्पेल के बारे में पूछा, तुम्हें कमिटी लीडर का स्पेल कैसा लगा? थोड़ा सोचने के बाद हनवू कहता है कि उसने पहले कभी इस स्पेल का इस्तेमाल होता नहीं देखा और कमिटी लीडर की डेमोन्स्ट्रेशन के बाद भी वो लाइटनिंग हमिंगबर्ड इतना फास्ट था कि देख नहीं पाया। लेकिन लगता है वो अटैक किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बना, सिर्फ स्टन करने के लिए है। मैं उसकी बात सुनकर आधी बात से सहमत होता हूँ और फिर बताता हूँ कि इसे हमिंगबर्ड स्पेल क्यों कहते हैं। इसका इंस्पिरेशन असल में उस चिड़िया के यूनिक फ्लाइट पैटर्न से आता है। स्पेल कास्ट करते समय स्पेल की परफॉर्मेंस मेज की एबिलिटी पर डिपेंड करती है। चूही ने जो हमिंगबर्ड यूज की वो इम्प्रेसिव थी, लेकिन उसे अभी और मेहनत की जरूरत है।
अगर मैं किसी प्रोफेशनल मेज के सामने होता तो वो हमिंगबर्ड कभी पकड़ नहीं सकता, क्योंकि कास्टर आसानी से उसकी फ्लाइट पैटर्न बदल देता। मगर अजीब बात यह हुई कि उसने उस पैटर्न को चेंज ही नहीं किया और हमिंगबर्ड सीधा मेरे हाथ में पकड़ा गया। इसका मतलब सिर्फ एक ही है, चूही को अभी भी अपनी एबिलिटीज पर और काम करने की जरूरत है। इस समय हनवू मेरे इतने गहरे एनालिसिस और फैसिनेशन को देखकर सचमुच इंप्रेस हो जाता है। वैसे मैंने एक और ऑब्जर्वेशन की थी जब स्पेल कास्ट हुआ था। मैं एसेस करता हूं कि चूही सचमुच टैलेंटेड है, क्योंकि वो एक ई रैंक की एबिलिटी को डी रैंक की स्ट्रेंथ स्टैट के साथ चला रही है। इससे पता चलता है कि या तो उसके पास कोई बहुत स्ट्रांग ट्रेट है या फिर उसके अंदर बहुत सारा इंटरनल माना है। जो भी हो, मुझे पूरा भरोसा है कि वो थंड लॉर्ड की पोती होने के नाम को जरूर रोशन करेगी। वापस हनवू पर आते हैं, जो छोटी सी मीटिंग से मेरा फैन और दोस्त बन गया है। मुझे लगता है कि ये बंदा थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहा है, मगर हनवू तो सचमुच सीरियस होता है और कहता है कि जब भी मुझे उसकी मदद चाहिए होगी वो हमेशा मेरे साथ खड़ा मिलेगा। इस जेस्चर को अप्रिशिएट करते हुए मैंने तुरंत डिसाइड किया कि इस मौके का फायदा उठाऊं और उसे साथ चलने को कहा। तब मैंने उससे एक सिल्वर कॉइन उधार मांग लिया। अगले सीन में हम लोग मेरे चुने हुए लोकेशन पर पहुंचते हैं, लेकिन अनलकीली मशीन आउट ऑफ ऑर्डर होती है। और हाँ, ये एक गैम्बलिंग मशीन है, क्योंकि ये जगह पहले कसीनो हुआ करती थी। हनवू को मशीन बिल्कुल टूटी फूटी और बेकार लगती है, मगर मैं तो अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी, यानी वो एक ही कॉइन जो मैंने हनवू से उधार लिया था, इस पर लगाने के लिए रेडी होता हूँ। जब मैंने कॉइन मशीन में डाला तो पहले कुछ भी नहीं हुआ। हम दोनों को लगा कि ये सचमुच टूटी हुई है। मगर अचानक मशीन चल पड़ती है और एक हिडन इवेंट अनलॉक होता है जिसका नाम होता है ब्रोकन स्लॉट मशीन। मुझे तो इस सब का पहले से पता था, क्योंकि मैंने गेम के हर अचीवमेंट अनलॉक किए हुए हैं। इस गोल्डन टिकट को यूज करते हुए मैंने लिवर खींचा और रोल पे भरोसा किया। मगर हम दोनों निराश हो जाते हैं। जो चीज मुझे आखिर मिलती है वो सिर्फ एक पानी की बोतल होती है। ना तो वुडन स्टिक ऑफ डिस्ट्रक्शन, ना इनयील्डिंग फॉक्स, और ना ही वो सीक्रेट अमेरिकन टेक्निक जिसे अमेरिकन फार्मर शॉटगन कहते हैं। सिर्फ एक पानी की बोतल। हनवू को समझ ही नहीं आता कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तब मैंने जल्दी से बताया कि जो हम कर रहे हैं वो असल में एकेडमी के रूल्स की सीधी सीधी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि मशीन से कुछ भी लेना मना है। ये सुनकर हनवू को समझ आता है कि असल में वो तो एक वॉचमैन बन के खड़ा है, जबकि मैं लगातार लेवर खींच रहा हूं ताकि रिवॉर्ड्स निकल सकूं। हनवू सोचता है कि शायद ठीक है, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कमिटी वाले तो आमतौर पर इधर आती नहीं। बस इसी को कहते हैं फेमस लास्ट वर्ड्स, क्योंकि एक सेकंड बाद ही डिसिप्लिनरी कमेटी की मेंबर सोममैन चेक करने आ जाती है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। सोममैन हमें याद दिलाती है कि मशीन यूज करने का अंजाम क्या होगा, यानी डीमेरिट्स। सीन सीधा उल्टा पड़ जाता है और मैं तुरंत हनवू को कहता हूं कि वो उसे थोड़ी देर बिजी रखे। वो प्यारी सी लड़की हनवू से कहती है कि वो भी पनिश होगा, क्योंकि वो रूल तोड़ने वाले स्टूडेंट की हेल्प कर रहा है। मगर सोममैन डिसअपॉइंटेड होती है, क्योंकि हनवू को वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने नए बने दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता है। वो अपनी तलवार निकाल लेता है। सच तो ये है कि वो अपनी स्किल्स को एक स्वॉर्ड एम्प्रेस के स्टूडेंट के सामने टेस्ट करना चाहता है। सोममैन भी फाइट के लिए रेडी हो जाती है और बिना और वक्त जाया किए सोममैन एक पावरफुल थ्रस्ट के साथ बैटल शुरू करती है। उसका हैवी अटैक हनवू आसानी से ब्लॉक कर लेता है और फिर तुरंत काउंटर अटैक शुरू करता है। मगर सोममैन उससे बिना किसी प्रॉब्लम के बच जाती है। थोड़ा डिस्टेंस बनाकर सोममैन अपने हथियार में कुछ एनर्जी डालती है और बिजली की तरह आगे बढ़ती है। वो हवा में उछलकर अपनी पूरी बॉडी का वजन एक नीचे गिरते हुए स्ट्राइक में लगा देती है। अटैक इतना भारी होता है कि हनवू को दोनों हाथों से उसे रोकना पड़ता है। मैं ये सब देखकर समझ गया कि हनवू की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी इंटरनल एनर्जी की कमी है, जो उसकी परफॉर्मेंस को रोक रही है। साथ ही मैं ये भी नहीं चाहता कि सब कुछ जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि मैं तो पूरी फाइट देखना चाहता हूँ। इसी बीच मैंने स्वॉर्ड्समैन की तरफ हाथ बढ़ाया। मैंने एक एम्प्लीफिकेशन स्पेल डाला जो स्वॉर्ड्समैन की मैजिक कोर को ग्रेड ई से सीधा ग्रेड सी तक बूस्ट कर देता है। मगर इस बफ की एक लिमिट है। सिर्फ 1 मिनट चलेगा और फिर 1 घंटे का कूल डाउन लगेगा। ये 1 मिनट ही डिसाइड करेगा कि हनवू फाइट में क्या कर सकता है, जो अब तक सोमन के इम्प्रेसिव अटैक से मुश्किल से संभल रहा था। बैटल चलती रहती है जब तक टाइमर सिर्फ 14 सेकंड्स तक नहीं आ जाता। ये देखकर मैंने सोचा कि स्लॉट मशीन्स को आमतौर पर लोग अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि वे असल में गैम्बलिंग होती हैं। मगर प्लेयर्स को एक बात नहीं पता, उसका सीक्रेट फीचर है गारंटीड जैकपॉट ट्रिगर। समझ लो कि एक खास नंबर ऑफ स्पिन्स के बाद रिवॉर्ड मिल जाएगा। गेम के स्टार्ट में प्लेयर्स को 5 कॉइन्स मिलते हैं। मैंने अपने 4 कॉइन्स यूज कर लिए हैं और अब ये मेरा 5वां स्पिन है। मगर चाहे स्पिन के लिए मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे पता था कि जो एक्स्ट्रा सिल्वर कॉइन मैंने हनवू से उधार लिया था वो उसका सही इस्तेमाल करेगा। पता चलता है कि 5वें स्पिन के तुरंत बाद छठा स्पिन गारंटीड जैकपॉट देता है। ये कोई रैंडम चांस नहीं, बल्कि मैं 100% श्योर होता हूँ कि बेस्ट रिवॉर्ड मिलेगा।
स्लॉट मशीन आखिरकार अपनी बेस्ट चीज निकाल देती है, एक डार्क आइस क्रिस्टल रैंक सी। मगर इस क्रिस्टल के साथ एक वार्निंग भी आती है कि गलत तरीके से यूज किया तो प्लेयर की मौत भी हो सकती है। प्रॉब्लम मेरे लिए तब बढ़ जाती है जब एक ब्लू हेड बैडी मेरे पीछे से तलवार घुमाने वाली होती है, मगर मैं पहले से ही तैयार होता हूँ। मुझे पता होता है कि मेरा भरोसेमंद दोस्त मेरी मदद को आएगा। हनवू सचमुच उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर लेता है, मगर इस चक्कर में उसकी आयरन सॉर्ड टूट जाती है। बफ का समय भी खत्म हो जाता है। मगर सोमन के लिए शॉक और हॉरर की बात यह होती है कि मैं लिटरली डार्क आइस क्रिस्टल को सीधा पी जाता हूँ, वार्निंग बोर्ड पर लिखी हुई वार्निंग्स के बाद भी। और फौरन ही सिस्टम मेरी बॉडी पर फ्रोजन स्टेटस लगा देता है। जैसे सोचा था मैं सीधा घुटने टेक देता हूँ, बिल्कुल उस सीन की तरह जहां जॉफरी को गेम ऑफ थ्रोन्स में जहर दिया गया था। मगर इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि मेरे केस में फ्रोजन स्टेटस लगकर तुरंत हट भी जाता है, और फिर जैसे ही फ्रोजन स्टेटस लगता है फिर से तुरंत हट जाता है। ये लूप खत्म ही नहीं होता, और सिर्फ 1 सेकंड बाद में ऐसे उठ जाता हूं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये कमिटी मेंबर और हनबू दोनों को स्टन कर देता है। थोड़ी देर बाद हनबू पूछता है कि उस बॉटल में मैंने क्या पिया था। मैं कैजुअल तरीके से कहता हूं कि वो एक माइनर रिप्लेनिशिंग एलिक्सर था। अगर बात करें स्लॉट मशीन के यूनिक छठे स्पिन की, तो सीन बड़ा अजीब है। मुझे डार्क आइस क्रिस्टल मिलता है, मगर ये बिगिनर्स के लिए इतना डेडली होता है कि सीधा उनकी खौफनाक मौत हो जाती है। ये इतना पावरफुल है कि उंगली के नाखून जितना छोटा टुकड़ा भी पूरी बॉडी को एक बर्फ के पुतले में बदल देता है। समझो जैसे मेड्यूसा की पेट्रिफिकेशन, बस फर्क इतना है कि यहाँ तुम खुद अपनी मौत पी रहे हो। मगर जितना भी डेडली हो, मैं बताता हूँ कि मैं इस रूल का एक्सेप्शन हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास एस रैंक एलिमेंटल रेजिस्टेंस है। हाँ, वही ट्रेड जो मैंने अपने ट्यूटोरियल क्वेस्ट में एस रैंक ड्रैगन से कॉपी की थी। इसी वजह से मेरी बॉडी एक न खत्म होने वाली लूप में फ्रोजन स्टेटस को अप्लाई और रिमूव कर रही है, और मुझे कुछ नहीं होता। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस क्रिस्टल के इफेक्ट की वजह से मेरा माना भी बढ़ रहा है। कमिटी मेंबर को हैंडल करने के लिए मैंने अपनी अल्ट्रा प्रो मैक्स गीगा चैट स्किल्स का इस्तेमाल किया और उसे एक फेक एक्सप्लेनेशन से बेवकूफ़ बना दिया। इस बीच हनवू बड़ा खुश होता है कि उसने मेरी मदद की, और साथ में उसे स्वॉर्ड एम्प्रेस की स्टूडेंट का सामने अपनी स्किल्स को टेस्ट करने का चांस भी मिल गया। मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उसकी मदद के बिना मैं छठा स्पिन कभी नहीं कर पाता। ये स्वॉर्ड्समैन मेरी फाइट में यूज़ की गई एम्प्लीफिकेशन स्किल से पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाता है। मगर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं इस स्किल को जब चाहूँ तब यूज़ नहीं कर सकता, जो असल में सच भी है क्योंकि इस पर कूल डाउन लगता है। मेरी एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद हनवू को भी समझ में आ जाता है कि इतनी पावरफुल स्किल की कोई ना कोई लिमिट तो होगी ही। और वो जो स्लीपी हेड येन है, वो तो मुश्किल से हमारी बातें समझ पा रही होती है। वैसे भी अब ट्रेन अपने डेस्टिनेशन डंजन आइलैंड पर पहुंचने वाली होती है, जो ट्रेन का आखिरी स्टेशन है। डंजन आइलैंड अपने अनेक डंजन्स के लिए बहुत फेमस है। पहले ये जगह सिर्फ क्रिमिनल्स से भरी होती थी, जहां कोई कानून नहीं था। सब कुछ तब बदला जब ड्रैगन स्लेयर, पहला और सबसे यादगार हीरो, ने इस आइलैंड पर कदम रखा। सबसे पहले उसने हर एक क्रिमिनल को खत्म किया। फिर उसने अकेले ही सारे डंजन्स को कॉन्कर किया, और आखिर में उसी आइलैंड को फाउंडेशन बनाकर एक सिटी खड़ी कर दी। और फिर इसी सिटी में ड्रैगन स्लेयर एकेडमी बन गई, जो ऐसे और पावरफुल वॉरियर्स बनाने के लिए बिल्ड की गई थी। आखिरकार हम लोग इस इंस्टीट्यूट तक पहुंच ही जाते हैं। हनवू ये सब देखकर हैरान हो जाता है। पूरा एरिया हर किस्म के स्टूडेंट से भरा होता है, जो डिफरेंट क्लैंस, सिटीज और बैकग्राउंड से आए हैं। और तब हम तीनों चूही से टकरा जाते हैं, जो कमिटी की लीडर है और चाहती है कि मैं ऑफिस में आकर उससे मिलूं। सीन सीधा कट होता है कमिटी रूम के अंदर। ये वो जगह है जो इतनी डरावनी है कि जो भी इस कमरे में आता है बाहर जाने के बाद पहले जैसा नहीं रहता। दोस्तों, हम अपने वीडियो के अंत में आ गए हैं। अगर आप लोग इस वीडियो का अगला भाग चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।